मैं विवेक एक बार फिर से आपका अपने वीडियो में स्वागत करते हैं। अगर आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश पुलिस या बिहार पुलिस का एग्जाम देना है तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम जीके के कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट एक्सपेक्टेड हो सकता है, या ऐसे कहें कि यहाँ से हमें एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और देखते हैं हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन है और उसको हम कैसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने वीडियो को। यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा जिसमें से बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान की कौन सी व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। यहाँ हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, मूल अधिकार, सर्वोच्च न्यायपालिका। आपको बताना ये है कि भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। बता सकते हैं? नहीं बता सकते तो हम आपको बता देते हैं। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है तो आपको बताना होगा कि भारतीय संविधान में इंग्लैंड से ली गई व्यवस्था संसदीय प्रणाली देखने को मिलती है। यदि आपसे पूछ दे कि संघीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है तो आपको बताना होगा कि भारतीय संविधान में संघीय प्रणाली कनाडा से लिया गया है। यदि आपसे पूछ दे कि मूल अधिकार और सर्वोच्च न्यायपालिका किस देश से लिया गया है तो आपको बताना होगा कि भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायपालिका और मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है। क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है? यदि आपसे पूछ दे कि भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली कहां से लिया गया है तो आपको बताना होगा इंग्लैंड या ब्रिटेन से लिया गया है। यदि आपसे पूछ दे कि भारतीय संविधान में संघीय प्रणाली कहां से लिया गया है तो आपको बताना होगा कि भारतीय संविधान में संघीय प्रणाली कनाडा से लिया गया है। यदि आपसे पूछ दे एग्जाम में कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार और सर्वोच्च न्यायपालिका कहां से लिया गया है तो आपको बताना होगा कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार और सर्वोच्च न्यायपालिका अमेरिका से लिया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट का क्या करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा? तो यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए देखने को मिला। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला मेघनाथ शाह, स्टीफन हॉकिंग, वाटसन व क्रिक, अलेक्जेंडर और फ्लेमिंग। आपको बताना ये है कि डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने बताया था। बता सकते हैं? नहीं बता सकते तो हम आपको बता देते हैं। जब भी बात आएगी डीएनए की और पूछा जाएगा कि डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने बताया था तो आपको बताना होगा कि डीएनए की संरचना को सबसे पहले वाटसन व क्रिक ने बताया था। यहाँ पे क्वेश्चन व सेकंड का क्या करेक्ट आंसर देखने को मिला? तो यहाँ पे क्वेश्चन व सेकंड का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी देखने को मिला, जिसमें हमसे पूछा ये गया था कि डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने बताया था तो आपको बताना होगा कि डीएनए की संरचना को सबसे पहले वाटसन और क्रिक ने बताया था। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दे रखा है हैजा, पेचिस, डायरिया और हाइड्रोफोबिया। आपको बताना ये है कि कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है वो बीमारी क्या कहलाता है। बता सकते हैं? नहीं बता सकते तो हम आपको बता देते हैं। आपको दिमाग में रखना है यहाँ से दो क्वेश्चन यहाँ में देखने को मिल सकता है। पहला क्वेश्चन तो यही देखने को मिल सकता है यदि किसी व्यक्ति को कुत्ता काटता है तो वहाँ पे कौन सा वायरस देखने को मिलता है तो आपको बताना होगा कि कुत्ते के काटने पे वहाँ पे हमें लैसा वायरस देखने को मिलता है। दूसरा क्वेश्चन ये देखने को सकता है यदि कुत्ता काटा है तो लैसा वायरस से कौन सा बीमारी होगा तो आपको बताना होगा कि कुत्ता काटने से वहां पे लैसा वायरस देखने को मिलता है और लैसा वायरस की वजह से हमें हाइड्रोफोबिया और रेबीज बीमारी देखने को मिलती है। अब बात आती है कि हाइड्रोफोबिया में क्या देखने को मिलता है तो आपको बताना होगा यदि हाइड्रोफोबिया आपको हुआ है तो आपको पानी से बहुत ज्यादा डर देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्या करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी देखने को मिलेगा। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? पहला क्वेश्चन यही पूछ सकता है यदि कुत्ता काटा है तो वहाँ पे कौन सा वायरस देखने को मिलेगा तो आपको बताना होगा कि लैसा वायरस देखने को मिलता है। अब पूछ सकता है कि लैसा वायरस से क्या बीमारी देखने को मिल सकता है तो आपको बताना होगा कि कुत्ता काटा है तो वहाँ से लैसा वायरस देखने को मिलता है और लैसा वायरस की वजह से हमें हाइड्रोफोबिया और रेबीज नामक बीमारी देखने को मिलती है। मैं उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट बताया आपको समझ में आया होगा। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका है। यहाँ हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला माइकोप्लाज्मा, शुतुरमुर्ग का अंडा, अमीबा और पैरामीशियम। आपको बताना ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका के रूप में हमें क्या देखने को मिलती है। बता सकते हैं? नहीं बता सकते तो हम आपको बता देते हैं। जब भी बात आएगी दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका क्या देखने को मिलती है तो आपको बताना होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका के रूप में हमें शुतुरमुर्ग का अंडा देखने को मिलता है। जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका क्या है तो आपको बताना होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका के रूप में हमें शुतुरमुर्ग का अंडा देखने को मिलता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का क्या करेक्ट आंसर देखने को मिला है। यहाँ पे क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी देखने को मिलेगा, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका क्या है तो आपको बताना होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका के रूप में हमें शुतुरमुर्ग का अंडा देखने को मिलता है। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछा जाए कि गाजर में नारंगी रंग किस कारण होता है। यहाँ हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला हरित लवक, लाइकोपिन, कैरोटीन। इनमें से कोई नहीं। आपको बताना ये है कि गाजर में नारंगी रंग किस कारण होता है। बता सकते हैं? नहीं बता सकते तो हम आपको बता देते हैं। जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि गाजर में नारंगी रंग किस कारण होता है तो आपको बताना होगा कि गाजर में कैरोटीन पाया जाता है और कैरोटीन की वजह से गाजर नारंगी रंग देखने को मिलता है। क्या क्वेश्चन बन सकता है? यदि आपसे पूछे कि गाजर में नारंगी रंग किस कारण होता है तो आपको बताना होगा कि गाजर में कैरोटीन पाया जाता है और कैरोटीन की वजह से गाजर का रंग नारंगी देखने को मिलता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का क्या करेक्ट आंसर देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो रहा है। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे।
यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला विटामिन सी, साल्ट, मिल्क और सुक्रोज। आपको बताना ये है कि तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं, बता सकते हैं। नहीं बता सकते तो हम आपको बता देते हैं। जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं तो आपको बताना होगा कि तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी सुक्रोज का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का क्या करेक्ट आंसर देखने को मिला है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी मिल रहा है। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि पृथ्वीराज रासो का रचयिता कौन है। यहाँ हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला कालिदास, आमिर खुसरो, चंद्रबरदाई, मेगस्थनीज। आपको बताना ये है कि पृथ्वीराज रासो का रचयिता कौन देखने को मिलते हैं, बता सकते हैं। नहीं बता सकते तो हम आपको बता देते हैं। जब भी आपसे पूछा जाए कि पृथ्वीराज रासो का रचयिता कौन है तो आपको बताना होगा कि पृथ्वीराज रासो का रचयिता चंद्रबरदाई देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का क्या करेक्ट आंसर देखने को मिला है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो रहा है। यदि आपसे पूछे एग्जाम में कि पृथ्वीराज रासो का रचयिता कौन है तो आपको बताना होगा कि पृथ्वीराज रासो का रचयिता चंद्रबरदाई देखने को मिलते हैं। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि पागल बादशाह के नाम से जाना जाता है। यहाँ हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला है मोहम्मद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। आपको बताना ये है कि पागल बादशाह के नाम से कौन जाना जाता है, बता सकते हैं। नहीं बता सकते तो हम आपको बताते हैं। जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि पागल बादशाह के नाम से किसे जानते हैं तो आपको बताना होगा कि पागल बादशाह के नाम से हम मोहम्मद बिन तुगलक को जानते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का क्या करेक्ट आंसर देखने को मिला है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो रहा है। यदि आपसे एग्जाम में पूछ दे कि पागल बादशाह किसे कहते हैं तो आपको बताना होगा कि पागल बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक को कहते हैं। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है। यहाँ हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य की नीति, तत्व और संविधान के सभी अनुच्छेद। आपको बताना ये है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है, बता सकते हैं। नहीं बता सकते तो हम आपको बता देते हैं। जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है तो आपको बताना होगा कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का क्या करेक्ट आंसर देखने को मिला है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो रहा है। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया। यहाँ हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन और लॉर्ड मिंटो। आपको बताना ये है कि 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था, बता सकते हैं। नहीं बता सकते तो हम आपको बता देते हैं। जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा बंगाल विभाजन तो यहाँ से आपको दिमाग में रखना है कि बंगाल विभाजन से 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। पहला क्वेश्चन तो यही देखने को मिलता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ, तो आपको बताना होगा कि बंगाल विभाजन 1905 में हुआ। किसने किया तो आपको बताना होगा कि बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया। यहाँ से तीसरा क्वेश्चन ये देखने को मिलता है कि बंगाल विभाजन को रद्द किसने किया तो आपको बताना होगा कि बंगाल विभाजन को रद्द लॉर्ड हार्डिंग ने किया। और कब किया तो 1911 में किया। क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ तो आपको बताना होगा कि बंगाल विभाजन 1905 में हुआ। किसने किया तो लॉर्ड कर्जन ने किया। और रद्द किसने किया तो लॉर्ड हार्डिंग ने किया। और कब किया तो 1911 में किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। आइए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या क्वेश्चन और उसको हम कैसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है कि आनुवंशिकता का नियम के जन्मदाता है। यहाँ हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला डार्विन, मेंडल, लेमार्क व वेलेस। आपको बताना ये है कि आनुवंशिकता का नियम किसने दिया था, बता सकते हैं। नहीं बता सकते तो हम आपको बता देते हैं। जब भी बात आएगी आनुवंशिकता के नियम की और पूछा जाएगा किसने दिया था तो आपको बताना होगा कि आनुवंशिकता का नियम मेंडल ने दिया था। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का क्या करेक्ट आंसर देखने को मिला, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो रहा है। यदि आपसे पूछे कि आनुवंशिकता का नियम किसने दिया था तो आपको बताना होगा कि आनुवंशिकता का नियम मेंडल ने दिया था। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। यहाँ हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला केरल, तमिलनाडु, असम और कर्नाटक। आपको बताना ये है कि पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, बता सकते हैं। नहीं बता सकते तो हम आपको बता देते हैं। जब भी बात आएगी पोंगल की और पूछा जाएगा कि किस राज्य का प्रमुख त्योहार है तो आपको बताना होगा कि पोंगल तमिलनाडु का त्योहार देखने को मिलता है। यदि आपसे पूछे कि केरल का प्रमुख त्योहार क्या है तो आपको बताना होगा ओणम। यदि आपसे पूछे कि असम का प्रमुख त्योहार क्या है तो आपको बताना होगा बिहू। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर देखने को मिला था। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो रहा है, जिसमें से पूछा गया था कि पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है तो आपको बताना होगा तमिलनाडु का। यदि पूछे केरल का प्रमुख त्योहार तो आपको बताना होगा ओणम। यदि असम से पूछे कि असम का प्रमुख त्योहार क्या है तो आपको बताना होगा कि असम का प्रमुख त्योहार के रूप में हमें बिहू देखने को मिलता है। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि जीवाणु की खोज किसने की थी। यहाँ हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला लुईस पास्चर, ल्यूनहॉक, रॉबर्ट हुक। इनमें से कोई नहीं। आपको बताना ये है कि जीवाणु की खोज किसने किया था, बता सकते हैं। नहीं बता सकते तो हम आपको बता देते हैं। जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि जीवाणु की खोज किसने किया था तो आपको बताना होगा कि जीवाणु की खोज ल्यूनहॉक ने किया था। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का क्या करेक्ट आंसर देखने को मिला था। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो रहा है। यदि आपसे पूछे कि जीवाणु का खोज किसने किया था तो आपको बताना होगा कि जीवाणु का खोज ल्यूनहॉक ने किया था। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे।
यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जाए कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। यहाँ हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला नर्मदा, गोदावरी, कावेरी और महानदी। आपको बताना ये है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी देखने को मिलती है, बता सकते हैं? नहीं बता सकते तो हम आपको बता देते हैं। जब भी ऐसे एग्जाम में पूछा जाए प्रायद्वीप तो हम पूछे आपसे कि प्रायद्वीप का मतलब आप समझते हैं? नहीं समझते तो हम आपको बता देते हैं। प्रायद्वीप का मतलब वह होता है कि वह स्थान जो तीनों तरफ से जल से घिरा होता था, एक तरफ से स्थल से घिरा हो। तो यहाँ पे बात है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी की, तो आपको बताना होगा कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी देखने को मिलती है। यदि आपसे पूछ दे कि गोदावरी नदी की लंबाई कितना देखने को मिलता है तो आपको बताना होगा कि गोदावरी नदी की लंबाई हमें 1465 किलोमीटर देखने को मिलता है। यदि आपसे पूछे कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है तो आपको बताना होगा गोदावरी नदी। यदि आपसे पूछ दे कि गोदावरी नदी की लंबाई कितना है तो आपको बताना होगा कि गोदावरी नदी की लंबाई हमें 1465 किलोमीटर देखने को मिलता है। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है। यहाँ हमारे पास ऑप्शन दे रखा है फ्रांसीसियों को, डचों को, पुर्तगालों को, अंग्रेजों को। आपको बताना ये है कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किस देश ने की थी, आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते तो हम आपको बता देते हैं। जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किस देश ने की थी तो आपको एक नाम याद होगा, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा भारत कब आया था तो आपको बताना होगा कि वास्को डी गामा भारत 1498 आया था। किस देश की खोज की थी तो आपको बताना होगा कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। और वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था तो आपको पता होगा कि वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 का क्या करेक्ट आंसर देखने को मिला था? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो रहा है। यदि आपसे पूछे कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज सबसे पहले किसने की थी तो आपको बताना होगा कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज सबसे पहले पुर्तगालों ने की थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो रहा है। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जाए कि शिपकिला दर्रा कहाँ स्थित है। यहाँ हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। आपको बताना ये है कि शिपकिला दर्रा कहाँ देखने को मिलता है, बता सकते हैं? नहीं बता सकते तो हम आपको बता देते हैं। जब भी ऐसे एग्जाम में पूछा जाए कि शिपकिला दर्रा कहाँ है तो आपको बताना होगा कि शिपकिला दर्रा हमें हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। शिपकिला दर्रा कहाँ देखने को मिलता है तो आपको बताना होगा कि शिपकिला दर्रा हमें हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 का क्या करेक्ट आंसर हो रहा है? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो रहा है। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दे रखा है दक्षिण और पूर्वी, उत्तर और पश्चिमी, उत्तर और पूर्वी, उत्तर और दक्षिणी। आपको बताना ये है कि भारत किस गोलार्ध में देखने को मिलता है, बता सकते हैं? नहीं बता सकते तो हम आपको बता देते हैं। जब भी बात है कि भारत की और पूछा जाएगा कि किस गोलार्ध में है तो आपको बताना होगा कि भारत हमें उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 का क्या करेक्ट आंसर देखने को मिला है? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो रहा है। यदि आपसे पूछे कि भारत किस गोलार्ध में है तो आपको बताना होगा कि भारत उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में देखने को मिलता है। तो आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन से। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि डायनामाइट का आविष्कार निम्नलिखित में से कौन से हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला आइंस्टाइन, अल्फ्रेड नोबल, न्यूटन और मैडम क्यूरी। एक्चुअली क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, बता सकते हैं? नहीं बता सकते तो हम आपको बता देते हैं। जब भी बात है कि डायनामाइट के आविष्कार की तो आपको बताना होगा कि डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबल ने किया था। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 का क्या करेक्ट आंसर देखने को मिला था? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो रहा है। यदि आपसे पूछे कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था तो आपको बताना होगा कि डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबल ने किया था। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला लॉर्ड विलियम बेंटिंक, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, सी राजगोपालाचारी। आपको बताना ये है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन देखने को मिलते हैं, बता सकते हैं? नहीं बता सकते तो हम आपको बता देते हैं। जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन देखने को मिलते हैं तो आपको बताना होगा कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक देखने को मिलते हैं। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछ दे कि यदि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन देखने को मिलता है तो आपको बताना होगा कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भारतीय में हमें सी राजगोपालाचारी देखने को मिलता है। यदि आपसे पूछे कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे तो आपको बताना होगा कि लॉर्ड विलियम बेंटिक। यदि आपसे पूछे कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन देखने को मिलता है तो आपको बताना होगा सी राजगोपालाचारी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 का क्या करेक्ट आंसर देखने को मिला है? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो रहा है। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पाया गया है। यहाँ हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला है हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, लोथल में और कालीबंगा में। आपको बताना ये है कि सिंधु सभ्यता में कहाँ पे हमें बृहत स्नानागार देखने को मिलता है, बता सकते हैं? नहीं बता सकते तो हम आपको बता देते हैं। जब भी बात आएगी सिंधु सभ्यता की और पूछा जाएगा कि सिंधु सभ्यता में कहाँ पे हमें बृहत स्नानागार देखने को मिलता है तो आपको बताना होगा कि सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 का क्या करेक्ट आंसर देखने को मिला है? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हमें ऑप्शन बी देखने को मिला। यदि आपसे पूछे कि सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ देखने को मिलता है तो आपको बताना होगा कि मोहनजोदड़ो में हमें बृहत स्नानागार देखने को मिलता है। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे।
यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला है राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु और उड़ीसा। आपको बताना ये है कि भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा देखने को मिलता है। आप बता सकते हैं, नहीं बता सकते तो हम आपको बता देते हैं। जब भी आपसे पूछे कि भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है तो आपको बताना होगा कि भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य हमें गुजरात देखने को मिलता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 का क्या करेक्ट आंसर देखने को मिला है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो रहा है। यदि आपसे पूछे कि भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन है तो आपको बताना होगा गुजरात। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना ये है कि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी देखने को मिलती है। बता सकते हैं, नहीं बता सकते तो हम आपको बता देते हैं। जब भी आज एग्जाम में पूछा जाए कि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी देखने को मिलती है तो आपको बताना होगा कि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी हमें काली मिट्टी देखने को मिलती है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 का क्या करेक्ट आंसर देखने को मिला है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर हमें ऑप्शन बी देखने को मिलेगा। यदि आपसे पूछे एग्जाम कि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन है तो आपको बताना होगा कि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी हमें काली मिट्टी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो रहा है। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि सौर मंडल की खोज किसने की। यहाँ हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला आर्यभट्ट, कोपर्निकस, केपलर, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना ये है कि सौर मंडल की खोज किसने किया था। बता सकते हैं, नहीं बता सकते तो हम आपको बता देते हैं। जब भी बात आएगी सौर मंडल की और पूछा जाएगा कि सौर मंडल की खोज किसने किया था तो आपको बताना होगा कि सौर मंडल का खोज कोपर्निकस ने किया था। क्या क्वेश्चन बन सकता है यदि आपसे पूछे कि सौर मंडल का खोज किसने किया था तो आपको बताना होगा कि सौर मंडल का खोज कोपर्निकस ने किया था। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 का क्या करेक्ट आंसर देखने को मिला है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो रहा है। यदि आपसे पूछ ले कि सौर मंडल का खोज किसने किया तो आपको बताना होगा कि कोपर्निकस ने सौर मंडल का खोज किया था। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि भारत की लोकसभा और राज्यसभा में क्रमशः कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। यहाँ हमारे पास ऑप्शन देखने को मिल रहा है 12 और 2, 2 और 12, 2 और 2 और 0 और 12। आपको बताना ये है कि भारत की लोकसभा और राज्यसभा में क्रमशः कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। बता सकते हैं, नहीं बता सकते तो हम आपको बता देते हैं। जब भी बात आएगी लोकसभा की और पूछा जाएगा कि लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं तो आपको बताना होगा कि लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। यदि आपसे पूछे कि राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं तो आपको बताना होगा कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो यदि आपसे पूछे कि लोकसभा और राज्यसभा में क्रमशः कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं तो आपको बताना होगा कि लोकसभा और राज्यसभा में क्रमशः 2 और 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या क्वेश्चन और उसको कैसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि संसद का अस्थायी सदन कौन सा है। यहाँ हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना ये है कि संसद का अस्थायी सदन कौन सा है। आप बता सकते हैं, नहीं बता सकते तो हम आपको बता देते हैं। जब भी बात आएगी संसद की तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि संसद किससे मिलकर बनता है तो आपको बताना होगा कि संसद लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति से मिलकर बनता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि संसद का अस्थायी सदन कौन है तो आपको बताना होगा कि संसद का अस्थायी सदन हमें राज्यसभा देखने को मिलता है। यदि पूछे कि संसद का अस्थायी सदन कौन है तो आपको बताना होगा लोकसभा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का क्या करेक्ट आंसर देखने को मिला है तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी देखने को मिलेगा। यदि आपसे पूछे कि संसद का अस्थायी सदन कौन है तो आपको बताना होगा राज्यसभा। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, ऐसे कहें कि होमवर्क का क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है, जिसमें से पूछा जा रहा है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। यहाँ हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा और के.एम. मुंशी। आपको बताना ये है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। आप बता सकते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये रहा आज का हमारा टोटल 25 क्वेश्चन। अगर ये 25 क्वेश्चन अच्छा से देखे होंगे तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा आप बहुत आसानी से उसको सॉल्व कर लेंगे। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आइए अब हम मिलते हैं अपना अगले वीडियो में कुछ न्यू कंसेप्ट एंड कुछ न्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।